का नाम नोट कर लो, न्यूक्लियर फिजिक्स। और अच्छा एक मैसेज और देना था कि अब जो सैटरडे आने वाला है उस सैटरडे को आपका लाइव सेशन रखा जाएगा फिजिक्स के डाउट सेशन के लिए। और आपका असाइनमेंट ये है कि हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर जो हमने बेसिकली एटॉमिक मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी है, मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर आई थिंक उठाया था हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का HCV सॉल्व कर लो जेई के स्टूडेंट, और जो नीट के स्टूडेंट है उनके पास जो भी बुक है शायद MTG या A to Z जो भी होगी आप उसे सॉल्व करो। और उसके डाउट्स हम जेई का सेगमेंट होगा सैटरडे को, और मे बी नीट का रखेंगे हम संडे को या फिर मंडे को, ठीक है। तो आप अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, ठीक है। तो जो जेई के स्टूडेंट है वो HCV सॉल्व कर लो, और जो नीट के स्टूडेंट है वो MTG जो भी और बुक स्कूल से दी गई थी वो सॉल्व करो। और उसके डाउट अगर आप लगता है तो आप मुझे सेंड भी करते जाओ, सो दैट कि अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा तो मैं उसके वहीं के वहीं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ लेना, ठीक है। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ केमिस्ट्री भी रहेगी, वो मैं समझा दूंगा। और बाकी फिजिक्स का क्या रोल है, जैसे डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू C स्क्वायर, आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है वो सब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अल्फा डिके, बीटा माइनस बीटा प्लस, गैमा डिके, ये सब पहले भी थोड़ा बहुत सुना होगा आपने। खैर, तो सबसे पहले हम नोटेशन की बात कर लेते हैं कि अगर एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट के लिए हम सोचो कोई एक्स एलिमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं ZXA इस टाइप से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका Z होता है वो Z क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, ठीक। और एटॉमिक नंबर के साथ साथ के नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। ये सब बेसिक बातें आपको आती होंगी। और बेसिकली A क्या बताता है, A बताता है मास नंबर, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। इसका मतलब अगर कभी भी मुझे A माइनस Z कर दूं, मैं क्या कर दूं, A माइनस Z, तो देखो A क्या डिनोट करता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और Z क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हम A में से Z को माइनस कर देंगे तो जाहिर सी बात हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। क्लियर मेरी बात, ओके। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती है, मैं डेफिनेशन नोट नहीं करा रहा, उनका सिंपल से मैंने एग्जांपल दे बता दिए। आइसोटोप सुना होगा, आइसोबार सुना होगा, आइसोटोन सुना होगा, और भी होते हैं, बट बेसिकली हमारे सिलेबस में ये 3 होते हैं। तो आइसोटोप आपको दिख रहा है जैसे कि 6C12 एंड 6C14, ये दो क्या है, कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। और आइसोटोप्स में क्या रहेगा, सेम प्रोटॉन्स 6 और 6 है, बट इनके जो डिफरेंट क्या है, न्यूट्रॉन, है ना। मास नंबर डिफरेंट दिख रहा है, एक का 12 है और एक का कितना है, 14। इस तरह से आइसोटोन्स है, आइसोटोन में क्या होगा, सेम न्यूट्रॉन्स का नंबर होगा। इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8, और इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हैं, 8, 16 माइनस 8 हो गया। आइसोबार क्या होगा, आइसोबार में सेम न्यूक्लियॉन्स होंगे, जो यहाँ पर 14 है वो भी यहाँ पर भी क्या है, टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप, आइसोटोन्स और आइसोबार। ऐसे याद कर लो, कभी अगर पूछ ले फिजिक्स में ऐसी चीजें नहीं पूछी आएंगी, बट ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो इसको स्टॉप करने से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी यूनिट आने वाली, काफी बार मतलब मैक्सिमम जो होगी ना वो आपको इसी में डील करना है। यूनिट का नाम है AMU, 1 AMU। तो सबसे पहले समझते हैं कि 1 AMU का मतलब क्या है ना। जब भी आप इस चैप्टर में देखोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो आपको जो भी मास गिवन होगा वो केजी में, अरे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के मास बहुत कम, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, है ना। तो उनके जो मासेस होते हैं बहुत छोटी यूनिट डिफाइन करते हैं, और उस यूनिट का नाम है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब 1 AMU है क्या चीज़, उसको समझते हैं। 1 AMU इज नथिंग बट 1/12 पार्ट ऑफ 6C12
कार्बन 12 का 12th पार्ट। अच्छा, कार्बन 12 में नंबर ऑफ, इधर से देखो, न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? 12। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मास लगभग कैसे मान लेते हैं? सिमिलर मान लेते हैं। तो मास ऑफ वन प्रोटॉन विच इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई कि एक AMU का मतलब क्या है? कार्बन 12 का 12th पार्ट। तो हमने थोड़ा और लॉजिक लगाया, हमने लगाया अगर कार्बन 12 का 12th पार्ट करने जाएंगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ वन प्रोटॉन। मास ऑफ वन प्रोटॉन तो हमें आता है, मतलब 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटॉन विच इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ओके। अब अगर हमारे पास ऐसे कुछ दिया हुआ है XZA, तो हमें एक बात समझ में आती है कि अगर मैं इसका आपसे मास पूछूं, इसके एक एटम का मास, तो आप बोलोगे मास ऑफ वन एटम। किसका एक एटम? X के एक एटम का मास, तो आप बोलोगे इट विल बी इक्वल टू 1 AMU। पर अगर मैंने X के मास ऑफ 1 मोल, X के एक मोल का मास पूछा, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी, AMU। बट मैंने बोला X के एक मोल का मास बताओ, तो X के एक मोल का मास आप क्या बोलते हो? A ग्राम। ये बात क्लियर है आपको? इसमें बोला 2He4, है ना, तो आप बोलोगे 2He4। मैं बोलूँ हीलियम के एक एटम का मास, तो आप बोलोगे 4 AMU। और मैंने बोला हीलियम के एक मोल का मास, तो आप बोलोगे 4 ग्राम। क्लियर मेरी बात? अब वो कैसे आता है वो आपको समझा देता हूं, तो फील है बस, बाकी तो याद ही रखना है। ये तो सबको आता होगा यार, है ना। बेसिकली क्या होता है, मास ऑफ एक एटम का मास कितना है? AMU। तो अगर हम बात करें, इसका प्रूफ बता रहा हूं कि ऐसा क्यों लिखते हैं हम। मास ऑफ 1 मोल की बात की जाए तो एक मोल में कितने एटम्स होंगे, कितने होंगे? तो यहां पर आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। और एक एटम का मास क्या है? AMU। AMU का मतलब हो गया A इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, देखो 6.023 और 1.67 इट इज अप्रोक्सीमेटली 10। तो 10 और ये 10⁻23 तो हो गया 10⁻24 और ये हो गया 10⁻27। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर हुआ A इंटू 10⁻³ kg। अब 10⁻³ kg को हम क्या लिख सकते हैं? A ग्राम। तो वो इस तरह से आता है कि एक मोल का, तो आपको तो समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोला 2He4 और मैंने बोला हीलियम के एक एटम का मास, तो आपका आंसर होगा एक एटम का मास आएगा 4 AMU, एक एटम का मास। और मैंने बोला हीलियम के एक मोल का मास, तो आप सिंपली बोलोगे 4 ग्राम। क्लियर है? तो ये केमिस्ट्री का पार्ट था, पर ठीक है, एक्सप्लेन हो गया तो नोट कर लो आप। ठीक है, चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियस। याद है न्यूक्लियस किसने? रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने क्या क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमने पोस्टुलेट्स भी पढ़े थे उनके। इन्होंने बताया था कि बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो अल्फा पार्ट, गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट किया था, और बताया कि जो बेसिकली मैक्सिमम पार्ट है ना किसका? एटम का, वो एम्प्टी है। एटम का रेडियस लगभग होता है 10⁻10 मीटर। ठीक, एटम का। और न्यूक्लियस हमारा उससे भी छोटा, कितना रेडियस होता है? 10⁻15 मीटर। तो एटम का जो बाकी का पार्ट है ना, वो स्पेस क्या था? एम्प्टी। कैसे पता चला? हमने गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई थी, तो उससे क्या होता? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड निकल गए। सिर्फ एक पार्टिकल आया था जो 180 डिग्री का डेविएशन लेके आया था। तो हमने मतलब रदरफोर्ड ने ये बोला था कि बेसिकली जिस पूरे का जो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पर रखा हुआ है, और उस एक जगह को उन्होंने क्या बोला था? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस का ही डिस्कशन ये हमारा चैप्टर है, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो बेसिकली अब बात करते हैं न्यूक्लियस की।
अगर न्यूक्लियस की रेडियस की बात की जाए तो जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो होती है 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की, ठीक है, आप नोट कर लो ऐसे। अगर किसी भी जनरल एटम की हमें रेडियस बतानी, सॉरी न्यूक्लियस की रेडियस बतानी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बोला गया, कैसे बना पहले वो देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। अगर हम उसे स्फेरिकल मान लें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहां से हम बोल सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर आ जाता है आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, इससे आपको क्या मिल जाता है, इससे आपको ये आर क्या चीज निकाल के देगा आपको, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, और आर नॉट क्या है, आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू, यार वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट ठीक है देख लेते हैं, 1.02 इंटू 10⁻15 होता है मीटर। इसको एक बार चेक कर लेना, 10⁻15 तो कंफर्म है, ये 1.02 में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये 1.2 है या 1.02 है ना, वैसे आप नोट चेक कर लेना, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको बता दूंगा, याद नहीं आ रहा अभी यार, है ना। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया आर इज इक्वल आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में सोचा था तो हमारा न्यूक्लियस जो है ना बहुत डेंसिटी वाला चार्ज पार्टिकल है। अगर हम उसकी डेंसिटी की बात करें ना तो बहुत ही हाई डेंसिटी आएगी। कैसे, थोड़ा सा मैं आपको फील भी करा देता हूँ, आप ये नोट करो पहले फिर बताता हूँ। न्यूक्लियस के बारे में हमने जब थोड़ा सा एनालिसिस किया तो हमने यार ये देखा कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है और प्रोटॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन तो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो वो चक्कर लगा रहे हैं, उनसे कोई खास लेना देना नहीं है अपना, मतलब अभी के डिस्कशन के लिए। तो लेकिन सोचो जो प्रोटॉन है तो वो बहुत पास होते हैं। हमें पता है दो चार्ज पार्टिकल जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, अगर उन पे पॉजिटिव चार्ज हो और उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है तो हाई रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बोलते थे F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R², ये होता था। अब अगर सोचो अगर डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन बहुत कम कर दिया, और हमारा न्यूक्लियस का रेडियस क्या है 10⁻15 मीटर, क्या बहुत पास हो गए। अब बहुत पास हो गया तो सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, बहुत हाई। अब दो अगर चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी कैसा हो जाएगा, हाई रिपल्सिव फोर्स। फिर भी हमारा एटम बढ़िया एकदम स्टेबल है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा क्यों? तो साइंटिस्ट के मन में भी ये बात आई कि यार ऐसा हो क्यों रहा है। तो उन्होंने एक चीज़ को नोटिस किया कि बेसिकली जो हमारा नेचर है, बेसिकली दो तीन टाइप के बेसिक फोर्स होते हैं। तो एक जनरल डिस्कशन है ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। जो हमारा न्यूक्लियस है ना उसके अंदर एक और फोर्स वर्क करता है, उसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस फोर्स। और उन्होंने क्या बोला, आप चाहो तो स्टार मार्क करके नोट कर सकते हो, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर फोर्स। जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है उसे शॉर्ट रेंज फोर्स भी बोलते हैं, नोट कर लो पॉइंट। न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट रेंज फोर्स। अब शॉर्ट रेंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ ऐसी जगह पर काम करता है जहां पर डिस्टेंस बहुत कम हो, लगभग 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की, है ना, वहीं पर वर्क करता है। इसके आगे जाने पर, मतलब न्यूक्लियस से जैसे ही बाहर निकलोगे आप, आगे जाने पर इसकी जो वैल्यू होगी, किसकी, न्यूक्लियर फोर्स की, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, जल्दी से डिक्रीज होगी खत्म हो जाती है। मतलब न्यूक्लियस के बाहर एक तरह से देखा जाए तो न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू बहुत तेजी से डिक्रीज होकर जीरो हो जाता है, मतलब उसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आता। बट ये इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, कब? जब हमारी रेडियस बहुत कम हो। तो साइंटिस्टों ने ये लॉजिक लगाया, उनका अगर हमारा न्यूक्लियस बेसिकली बंधा हुआ है, सब कुछ सही स्टेबल है, तो इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए। और उसके बेसिस पे ही उन्होंने इस न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टीज बोल लो या जो भी बोल लो आप, वो डिफाइन की। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो आप नोट कर लो। एक तो शॉर्ट रेंज फोर्स है, सेकेंड पॉइंट
न्यूक्लियर फोर्स वर्क बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, और इक्वली लगेगा। तो आप ऐसे नोट कर लेना, एफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एफ प्रोटॉन प्रोटॉन इज इक्वल टू एफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ये हमारा कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है। और तीनों पे कैसा लगेगा? सेम लगेगा, इसलिए मैंने बोला न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है और सेम लगता है। थर्ड पॉइंट, अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर, इसका नेचर कैसा होगा? हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। और शॉर्ट रेंज क्यों बोलते हैं तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको, ठीक है, तो आप नोट कर लो। अच्छा, अगर कभी आपसे ऐसे ही बुक्स में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे लगेगा ही, क्या करे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब लगेगा जब उनके बीच पे, जो उन पर क्या हो, चार्ज, है ना। इसी तरह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में नहीं, एक पे चार्ज ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ किस पे लगेगा? प्रोटॉन प्रोटॉन पर। तो सोचो अगर कभी भी हमसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, ऑर्डर ऑफ नेट फोर्स, ऑर्डर ऑफ नेट फोर्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इट इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इट इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। ये ऑर्डर होगा। किसका ऑर्डर है ये? नेट फोर्स का। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों पर न्यूक्लियर फोर्स तो सेम था, बट प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच एक रिपल्सिव फोर्स भी लगा, तो इस पर ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगा? एक फोर्स है रिपल्सिव और दूसरा है अट्रैक्टिव, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे? एक में से दूसरे को माइनस करोगे। जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक ही फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, कोई रिपल्सिव फोर्स वर्क कर ही नहीं रहा, तो उन पर नेट फोर्स जाहिर सी बात है इक्वल होगा और इससे ज्यादा होगा, ठीक है। छोटा सा पॉइंट ऐसे कभी अगर एग्जाम में पूछ ले तो नोट कर लो। अब हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस बहुत हाई डेंसिटी का जगह है, इतनी हाई डेंसिटी हम प्रैक्टिकल लाइफ में डेवलप नहीं कर पा रहे। मैं आपको थोड़ा और फील कराता हूँ मैथमेटिकली, तो और मजा आएगा। सोचो अगर हम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालने जाए ना, डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। न्यूक्लियस के लिए अगर हम मास की बात करें तो न्यूक्लियस का मास हम ऐसा बोल सकते हैं कि AAMU आएगा। AMU को लिख देता हूँ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg में, चलेगा? तो ये kg में आ गया। वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r³ r³ की जगह पर क्या आएगा? r0 a⁻1/3 का क्यूब। क्लियर है? न्यूक्लियस का रेडियस रखना पड़ेगा, और किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस का फॉर्मूला यही होता है, अभी हमने देखा। ओके, अब यहां पर आया a इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन 4/3 इंटू पाई। ये क्या बन जाएगा? r0 का क्यूब इंटू a। तो इस a से ये a कैंसिल आउट हो गया। इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, इसलिए और बताया ये, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। आप ध्यान से देखो तो जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है ना, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए। मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती डेंसिटी, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप स्टार मार्क करके यहाँ पॉइंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड एट मास नंबर, ठीक है। ओके, अब सोचो ये r0 का क्यूब, r0 का ऑर्डर वो 1.02 को छोड़ दो, इसी तरह से 1.67 4/3 पाई और r0 का जो वैल्यू क्यूब करके आएगा उसको मैंने छोड़ दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे नहीं, बहुत न्यूमेरिकली कम वैल्यू आएगी। हम ऑर्डर पे चलते हैं। 10⁻⁻15 का क्यूब हो गया 10 टू द पावर 45,
ठीक है। और वो 10⁻⁻45 गया ऊपर, तो 10⁻⁻27 और प्लस का 10⁻⁴45 और 27, 8 18। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मैं कह रहा हूँ इट इज अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 10⁻17 ही मान लेते हैं, 70 kg/m³। ठीक, एक मैंने 10 इसमें मान लिया कि इन सब की कैलकुलेशन 1.67 ये बच गया होगा, सबको उड़ा देगा ये। ठीक, फिर भी सोचो कितनी डेंसिटी आई, 10⁻17 kg/m³। इमेजिन करो थोड़ा सा, वॉल्यूम डेंसिटी 10⁻17 kg/m³। अच्छा, मतलब 1 मीटर समझते हैं आप लोग कितना होता है, लगभग अपना बोर्ड के बराबर होगा, अब बोर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ बोर्ड के लगभग मान लो आप। बोर्ड के डायमेंशन का अगर हम एक ब्लॉक बनाएं, है ना, बोर्ड की डायमेंशन का मतलब इतनी लेंथ, इतनी हाइट और इतनी ब्रेड्थ, इसका अगर हम एक क्यूब बॉक्स बनाएं, ऐसा क्यूब बना दें, तो जो डेली लाइफ में ऐसे मटेरियल से बनाए तो कैसे हम हाथ से भी उठा सकते हैं, बट अगर इसे हम ऐसी डेंसिटी का बनाएं जिसकी डेंसिटी न्यूक्लियस की डेंसिटी के बराबर हो, मतलब 10⁻17 kg/m³, तो सोचो इससे जो बॉक्स बनाया ना आपने 1 मीटर का, उसका मास होगा 10⁻17 kg। 10⁻17 kg क्या छोटा मोटा मास है, इसको उठाने में कई सारे क्रेन ब्रेन सब कुछ लग जाएंगे, उठेगा नहीं, पर फिर भी ये इमेजिन करो आप 10⁻17 kg/m³ का सिंपल सा मतलब है कि 1 मीटर क्यूब डायमेंशन का, 1 मीटर क्यूब डायमेंशन का मास 10⁻17 kg है। मतलब अगर आप बोर्ड के बराबर डायमेंशंस का एक क्यूब बना दोगे तो उस क्यूब का मास 10⁻17 kg आने वाला है। सोचो अगर हमारे ऐसे ही हाई डेंसिटी के प्लैनेट्स बनने लग जाते हैं, क्या होते हैं प्लैनेट्स, जिनकी डेंसिटी बहुत हाई होती, लगभग इसकी इक्वल 10⁻17 kg, इतनी हाई डेंसिटी के, सोचो इतनी हाई डेंसिटी का जब मैंने एक छोटा सा ब्लॉक बनाया तो उसका मास आया 10⁻17 kg। इतनी हाई डेंसिटी के हमारे अर्थ के बराबर एक प्लैनेट हो तो सोचो उसका मास कितना होगा, क्या मास बहुत बहुत ज़्यादा होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा मास होगा। सोचो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा, और जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा वो यूनिवर्स में उतनी चीज़ों को अपने अंदर खींचेगा, और जितना अंदर खींच के अपने अंदर ले लेगा उससे उसकी डेंसिटी और बढ़ जाएगी। इन्हें ही बोलते हैं ब्लैक होल्स, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत फील आया होगा ऑल दो, ठीक है। खैर ब्लैक होल्स में और भी बहुत सारी टाइम डायलेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, उसमें नहीं जा रहा, सब्जेक्ट पे आते हैं। तो आपको समझ में आया कि जो हमारी न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, किसकी इक्वल 10⁻17 kg/m³ के ऑर्डर की होती है, ठीक है। तो आप इसकी स्टॉप करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।